कहानी का शीर्षक है मेरी गलती। मेरे बेटे अंश की आज शादी है। घर मेहमानों से भरा पड़ा है। हर तरफ शादी की तैयारियां चल रही हैं। यद्यपि मैं इस घर का मुखिया हूँ, लेकिन अपने ही घर में मेरी हैसियत सिर्फ एक मूक दर्शक की बनकर रह गई है। आज मेरे पास न पैसा है न परिवार में कोई प्रतिष्ठा, चूंकि घर के नौकरों से लेकर रिश्तेदारों तक को इस बात की जानकारी है। इसलिए सभी मुझसे बहुत रूखे ढंग से पेश आते हैं। बहुत अपमानजनक है यह सब, लेकिन मैं क्या करूं? अपने ही घर में उस अपमानजनक स्थिति के लिए मैं खुद ही तो जिम्मेदार हूँ। फिर मैं किसे दोष दूं? क्या श्वेता, मेरी पत्नी, इसके लिए जिम्मेदार है? अंदर से एक हुक सी उठी और इसी के साथ मन ने कहा, उसने तो तुम्हें पति का पूरा सम्मान दिया, पूरा आदर दिया, लेकिन तुम शायद उसके प्यार, उसके समर्पण के हकदार नहीं थे। श्वेता एक बहुत कुशल गृहिणी है, जिसने कई सालों तक मुझे पत्नी का निश्चल प्यार और समर्पण दिया। पर मैं ही नादान था, जो उसकी अच्छाइयाँ कभी समझ नहीं पाया। मैं हमेशा उसकी आलोचना करता रहा, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। अपने प्रति उसके लगाव को हमेशा मैंने ढोंग समझा। मैं सारा जीवन मौज मस्ती करता रहा और वह मेरी अय्याशियों को घुट घुट कर सहती रही। मेरे अपमान व अवमाननापूर्ण व्यवहार को सहती रही। वह एक सीधी सादी सुशील महिला थी और उसका संसार सिर्फ मैं और उसका बेटा अंश थे। वह हम दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखने के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहती थी, लेकिन मैं अपने प्रति उसकी उस अटूट चाहत को कभी समझ न पाया। मैं कब विगत दिनों की खट्टी मीठी यादों की लहरों में बहता चला गया, मुझे पता भी नहीं चला था। उन दिनों मैं कॉलेज में नया नया आया था। वरिष्ठ छात्र रैगिंग कर रहे थे। एक दिन मैं कॉलेज में अभी घुसा ही था कि एक दूध की तरह गोरी, अति आकर्षक नैन नक्श वाली लड़की कुछ घबराई और परेशान सी मेरे पास आई और सकुचाते हुए मुझसे बोली, आप बीए प्रथम वर्ष में हैं ना? मैं भी बीए प्रथम वर्ष में हूँ। वह जो सामने छात्रों का झुंड बैठा है, उन लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं आपका हाथ थामे इस मैदान का चक्कर लगाऊं। अब वे सीनियर हैं, उनकी बात नहीं मानी तो नाहक मुझे परेशान करेंगे। हाँ हाँ, मेरा हाथ आप शौक से थामिए, चाहे तो जिंदगी भर थामे रहिए। बंदे को कोई परेशानी नहीं होगी। तो चले, चक्कर लगाएं। मेरी इस चुटकी पर शर्म से सिंदूरी होते उस कोमल चेहरे को मैं देखता रह गया था। मैं अब तक कई लड़कियों के संपर्क में आ चुका था, लेकिन इतनी शर्माती सकुचाती सुंदरता की प्रतिमूर्ति को मैंने पहली बार इतने करीब से देखा था। उसके मुलायम हाथ को थामे मैंने पूरे मैदान का चक्कर लगाया था और फिर ताली बजाते छात्रों के दल के सामने आकर मैंने उसका कांपता हाथ छोड़ दिया था कि तभी उसने नजरें जमीन में गड़ाकर मुझसे कहा था, आई लव यू। और यह कहते ही वह सुबक सुबक कर रो पड़ी थी और मैं मुस्कुराता हुआ उसे छोड़कर क्लास में चला गया था। बाद में मुझे पता चला था कि उस सुंदर लड़की का नाम श्वेता था और वह एक प्रतिष्ठित धनाढ्य परिवार की लड़की थी। उस दिन के बाद जब कभी भी मेरा उससे सामना होता, मुझसे नजरें मिलते ही वह घबरा कर अपनी पलकें झुका लेती और मेरे सामने से हट जाती। उसकी इस अदा से ने मुझे उसका दीवाना बना दिया था। मैं क्लास में कोशिश करता कि उसके ठीक सामने बैठूं। मैं उसका परिचय पाने और दोस्ती करने के लिए बेताब हो उठा था। मेरे चाचा जी की लड़की नेहा, जो मेरी ही क्लास में थी, वह श्वेता की बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने नेहा के सामने
श्वेता से दोस्ती करने की इच्छा जाहिर की और नेहा ने एक दिन मुझसे उसकी दोस्ती करा ही दी थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ गई और श्वेता मेरे बहुत करीब आ गई थी। मैं जैसे जैसे श्वेता के करीब आता जा रहा था, वैसे वैसे मुझे निराशा हाथ लगती जा रही थी। मैं स्वभाव से बेहद बातूनी, जिंदा दिल, मस्त मौला किस्म का युवक था, लेकिन श्वेता अपने नाम के विपरीत एक बेहद भावुक किस्म की गंभीर लड़की थी। कुछ ही समय में वह मेरे बहुत करीब आ चुकी थी और मैं उसकी जिंदगी का आधार स्तंभ बन गया था। लेकिन मैं उसके नीरस स्वभाव से ऊबने लगा था। वह मितभाषी थी। जब भी मेरे पास रहती, होठ सिले रहती। जहां मैं हर वक्त खुलकर हंसता रहता था, वहीं वह हर वक्त गंभीरता का आवरण ओढ़े रहती। दिन गुजरने के साथ जैसे जैसे उसके व्यक्तित्व का यह पहलू मेरे सामने आ रहा था, वैसे वैसे उसके प्रति मेरा मोहभंग होता जा रहा था। जहां वह मानसिक रूप से दिन पर दिन मेरे करीब आती जा रही थी, वहीं मैं जानबूझकर अपने को उससे दूर करता जा रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि उसके और मेरे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। मुझे एहसास होता जा रहा था कि यदि हमने शादी कर ली तो मैं उसके साथ कभी सुखी नहीं रह पाऊंगा। यह सोचकर मैंने धीरे धीरे उससे मिलना कम कर दिया। लेकिन नेहा से मुझे पता चला कि मेरे इस रवैये से वह बहुत दुखी और परेशान रहने लगी थी, क्योंकि वह मुझसे भावनात्मक तौर पर जुड़ चुकी थी। नेहा ने तो मुझे यह भी बताया कि अगर मैं श्वेता से शादी नहीं करूंगा तो वह अपनी जान दे देगी, लेकिन किसी और लड़के से शादी नहीं करेगी। नेहा की इस बात से मैं परेशान सा हो गया था और एक दिन श्वेता को मैंने अपने और उसके विरोधाभास के बारे में बताया कि हम दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर होने की वजह से वह कभी मेरे साथ सुखी नहीं रह पाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपने रास्ते अलग कर लें। मेरी इस बात को सुनकर श्वेता बहुत रोई थी और उस दिन घर जाकर उसने अपने दोनों हाथों की नसें काटकर खुदकुशी करने का प्रयास किया था। उस दिन श्वेता के घर वालों को मेरी और श्वेता की दोस्ती के बारे में पता चल गया। अगले ही दिन उसके घर वाले उसकी और मेरी शादी का प्रस्ताव लेकर मेरे माता पिता से मिले। नेहा ने मेरी और श्वेता की दोस्ती के बारे में पहले ही मेरे माता पिता को सब कुछ बता दिया था, सो मेरे माता पिता ने मेरी राय जाने बिना पूछे उससे मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। बाद में मैंने अपने माता पिता से इस रिश्ते को तोड़ने की लाख मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आखिरकार मेरी शादी श्वेता से हो गई। विवाह के बाद श्वेता ने मुझे वे सारी खुशियां दी थी जिनकी एक पति को अपनी पत्नी से अपेक्षा होती है। शादी के बाद के पहले 2-3 वर्ष बहुत अच्छे बीते। वक्त के साथ में एक प्यारे से बेटे का पिता बन गया था। उसको गोद में उठाकर मैं बेपनाह खुशियों से भर जाता। उसे लाड दुलार कर मुझे बहुत सुकून मिलता। लेकिन लगभग 3 सालों के विवाहित जीवन के बाद हमारे दाम्पत्य जीवन में कुछ ठहराव सा आने लगा था। हमारे संबंधों में एक रास्ता और ऊब की शुष्कता पसरती जा रही थी। मैं शुरू से ही रसिक स्वभाव का था। नई नई लड़कियों से दोस्ती करना मेरा प्रिय शगल था। गुवाहाटी में मेरा काफ़ी पुराना अच्छा खासा साड़ियों का शोरूम था। मुझे व्यापार के लिए
अधिक समय नहीं देना पड़ता था। पुराने कर्मचारी मेरी दुकान बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे थे। गुवाहाटी के अलावा शिलोंग में भी मेरा साड़ियों का एक बड़ा शोरूम था, सो मैं सप्ताह में एक बार शिलोंग जरूर जाया करता था। वहाँ कई लड़कियाँ मेरी मित्र थीं। शिलोंग में एक दोस्त के यहाँ मेरा परिचय फ्लोरेंस नाम की एक खासी जाति की लड़की से हुआ था। पहली ही नज़र में वह लड़की मेरी नज़रों में चढ़ गई थी। उससे पहले मैं जितनी खासी लड़कियों के संपर्क में आया, वे सब महज कागजी गुड़िया थी, जिनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ मौज मस्ती तथा सैर सपाटा हुआ करता था। लेकिन फ्लोरेंस बेहद जिंदा दिल और बिंदास होने के साथ साथ मानसिक रूप से बहुत परिपक्व थी। वह कभी अर्थहीन बातें नहीं करती थी। उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। एक दिन बातों ही बातों में फ्लोरेंस ने मुझे बताया कि वह एक अच्छी नौकरी की तलाश में है, क्योंकि वह कंपनी जिसमें वह काम कर रही थी, उसकी शिलोंग की शाखा बंद होने वाली थी। फ्लोरेंस ने जैसे ही मुझे यह बताया, मैंने उसे अपने शिलोंग वाले साड़ी के शोरूम में मैनेजर के पद पर रख लिया था। अब जैसे जैसे मैं उसके संपर्क में आ रहा था, मेरा उसके प्रति खिंचाव बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी लड़कियां जहां मेरी अमीरी और आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से मेरे आसपास तितलियों की तरह मंडराया करती थी, वहीं फ्लोरेंस मुझसे पर्याप्त दूरी बनाए रखती, जिसकी वजह से मैं उसकी ओर शिद्दत से खींचता जा रहा था। इधर उसकी ओर मेरे खिंचाव का एक कारण और था। फ्लोरेंस के नाम कई एकड़ जमीन थी। अगर मैं फ्लोरेंस से रिश्ता कायम कर लेता तो मैं उसकी जमीन का मालिक बन जाता। सो जमीन के लालच में मैं उससे रिश्ता कायम करना चाहता था, और एक दिन मुझे वह मौका मिल गया जिसकी मुझे चाहत थी। उस दिन फ्लोरेंस मेरे पास बहुत खराब मूड में आई और मेरे कुरेदने पर रो पड़ी। मुझसे बोली, मेरे भाई बहुत जल्लाद हैं। हम खासियों में माँ परिवार की मुखिया होती है, बेटियां वंश आगे चलाती हैं, बेटियों को ही माँ की जमीन जायदाद मिलती है। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए माँ की सारी जमीन मुझे मिली है। मेरे दोनों भाइयों की निगाहें मेरी जमीन पर उगने वाले फलों से होने वाली आमदनी पर गड़ी हुई हैं। मैं तो नौकरी पर आ जाती हूँ तो मेरे भाई ही खेतों में मजदूरों से काम करवाते हैं। खेती से होने वाली आमदनी पर अपना नियंत्रण रखने के लिए मेरे भाई मेरी शादी एक निकम्मे नाकारा खासी आदमी से कराने पर जोर दे रहे हैं। उसे इस तरह रोते देख मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उससे बोला, अरे मेरे होते हुए तुम क्यों चिंता करती हो? मैं तुम्हारे भाइयों से बातें करूंगा और उन्हें धमकाऊंगा। तुम बिल्कुल भी मत डरो, मेरे होते हुए कोई तुम पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकेगा। यह कहकर मैंने उसे चूमना शुरू कर दिया। तब फ्लोरेंस ने मेरे चंगुल से छूटने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन उस दिन मेरे ऊपर उसका नशा इस कदर हावी था कि मैंने उसकी एक न सुनी और आखिरकार कुछ प्यार और कुछ जोर जबरदस्ती करते हुए मैंने उसे आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया। उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरी इस जबरदस्ती से फ्लोरेंस बहुत अधिक नाराज नहीं थी। धीरे धीरे वह मुझे दिलो जान से चाहने लगी थी। फ्लोरेंस के शोक बिंदास व्यक्तित्व के सामने श्वेता का सीधा साधा व्यक्तित्व मुझे नीरस लगने लगा था। फ्लोरेंस बातें करने में इतनी वाक्पटु थी कि मामूली बात को भी वजनदार
और आकर्षक बनाकर सामने रखती। मुझे उससे महज बातें करना बहुत अच्छा लगता था। अब व्यापार के काम के बहाने मैं हफ्तों फ्लोरेंस के घर पड़ा रहता था। धीरे धीरे शिलोंग के साड़ियों के शोरूम की पूरी बागडोर उसने अपने हाथों में ले ली थी। इधर मुझे यह खुशख्याली भी रहने लगी कि फ्लोरेंस की सारी जमीन अब मेरी है। मैं ही उसका असली मालिक हूँ। फ्लोरेंस से मेरे संबंधों की खबर श्वेता और मेरे परिवार वालों को लग गई थी, जिसकी वजह से श्वेता बहुत दुखी रहने लगी थी। मैं जब भी घर जाता, वह मुझसे कहती, देखो तुम क्यों उस खासी युवती को इतनी अहमियत दे रहे हो? क्या मुझे और मेरे बेटे को तुम्हारा साथ, तुम्हारा वक्त नहीं चाहिए? आज तुम मानो या न मानो, पर देखना एक दिन वह खासी औरत तुम्हारा साड़ियों का शोरूम हड़प लेगी। तुमने यहाँ का शोरूम भी नौकरों के भरोसे छोड़ दिया है। वहाँ की आमदनी पहले से आधी रह गई है। तुम क्यों अपना सर्वनाश करने पर तुले हुए हो? श्वेता की बातें सुनकर मैं गुस्से में भर उठा था और उसको चांटा मारकर घर से बाहर निकल आया था। उसी दिन मैं शिलोंग चला गया था। समय पंख लगाकर उड़ता चला गया और मेरा बेटा बड़ा हो चला था। जैसे जैसे वह समझदार होता जा रहा था, वह भी मुझसे दूर होता जा रहा था। मैं उसे अपने करीब लाने की भरसक कोशिश करता, पर वह मुझसे हमेशा अनमना सा रहता और अजनबियों की तरह पेश आता। फ्लोरेंस से भी मेरा एक बेटा था, जिसे मैं बेहद प्यार करता था। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, वह भी मेरे नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। इधर पिछले कुछ सालों से श्वेता का कुछ दूसरा ही रूप मुझे देखने को मिल रहा था। गुवाहाटी वाली साड़ियों का शोरूम अब श्वेता संभाल रही थी। उसके देखभाल करने के बाद वहाँ की बिक्री लगभग दोगुनी हो गई थी। अब मेरा बेटा अंश भी बड़ा हो चला था और कॉलेज के बाद वह भी शोरूम में बैठने लगा था। लेकिन एक बात जो मुझे खाए जा रही थी, वह यह कि श्वेता के प्रति मेरे अवमाननापूर्ण व्यवहार के प्रतिक्रिया स्वरूप वह मुझसे बहुत कटा कटा सा रहने लगा था और दुकान की तिजोरी की चाबी भी वह अपने पास रखने लगा था। इस वजह से मैं रुपये पैसे के मामले में उनका मोहताज हो गया था। जब कभी मुझे रुपये पैसों की ज़रूरत होती, श्वेता ही मुझे थोड़े बहुत रुपए दे देती। इस तरह रुपयों के लिए पूरी तरह श्वेता पर निर्भर होने की वजह से मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती थी और मुझ में धीरे धीरे हीनता की भावना घर करती जा रही थी। उधर जिस जमीन के लालच में मैंने फ्लोरेंस से रिश्ता जोड़ा था, उस जमीन के कागजों की फ्लोरेंस ने मुझे हवा तक नहीं लगने दी। न जाने वह उन्हें कहाँ छिपा कर रखती थी। उस पर कई महीनों से फ्लोरेंस से मेरी गंभीर अनबन चल रही थी। वह मुझ पर बहुत जोर डाल रही थी कि मैं श्वेता को तलाक देकर उससे अदालत में शादी कर लूं, लेकिन मैं श्वेता को तलाक देना नहीं चाहता था। शायद इसकी वजह यह थी कि मैं श्वेता से भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ा हुआ था। इस वजह से फ्लोरेंस और मुझ में झगड़ा बढ़ता ही गया और एक दिन फ्लोरेंस और उसके बेटे हनी ने मिलकर शिलोंग वाली साड़ियों के शोरूम पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया था। मैं जब भी शिलोंग वाले शोरूम में जाता, हनी मुझे तिजोरी को हाथ तक नहीं लगाने देता। अब मुझे एहसास होने लगा था कि फ्लोरेंस के साथ रिश्ता कायम करके मैंने जिंदगी के हर क्षेत्र में नुकसान उठाया था। फ्लोरेंस की वजह से
मैंने श्वेता और अंश की उपेक्षा और अवहेलना की। मैंने अपनी पत्नी की उपेक्षा की, जिसकी वजह से मेरे बेटे ने मुझे कभी पिता का आदर मान नहीं दिया और मैं अपने ही घर में बेगाना बनकर रह गया। फ्लोरेंस से रिश्ता रखने की वजह से मेरे परिवार वालों ने मुझे पुश्तैनी संपत्ति से बेदखल कर उसे श्वेता और अंश के नाम कर दिया था। मेरी लापरवाही के चलते मेरा गुवाहाटी का शोरूम भी श्वेता और अंश के कब्जे में चला गया था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं जिंदगी की लड़ाई में बुरी तरह से हार गया था। एक वक्त था जब कुदरत ने मुझे दुनिया की हर नियामत बख्शी थी, सुशील पत्नी, एक प्यारा सा बेटा, चलता हुआ व्यापार, सामाजिक प्रतिष्ठा, लेकिन मैंने यह सब कुछ अपनी ही बेवकूफ़ी से गंवा दिया था। शायद यही मेरी गलतियों की सजा है, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चला है और इसके लिए मैं श्वेता और अंश से माफ़ी मांगूंगा। फ्लोरेंस से अपने सारे संबंध हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। दोबारा से शोरूम में बैठकर व्यापार संभालूंगा। श्वेता बहुत अच्छी है, वह ज़रूर मुझे माफ़ कर देगी। शोरूम में बैठकर काम संभालने के ख्याल ने मुझे बहुत सुकून दिया था। फिर भी मन के एक कोने में कहीं यह डर छिपा हुआ था कि क्या अंश और श्वेता मुझे फिर से व्यापार संभालने देंगे? क्या वे दोनों मेरी पिछली भूलों को नज़रअंदाज कर पाएंगे? इसी डर और आशंका के साथ मैं शोरूम पर पहुंचा और श्वेता से बोला, श्वेता, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। अपने गलत आचरण से तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया। मैं वादा करता हूँ कि पुरानी भूलों को अब मैं कभी नहीं दोहराऊंगा। मैंने फ्लोरेंस और हनी से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। बस तुम मुझे एक बार माफ़ कर दो। श्वेता तो कुछ नहीं बोली, लेकिन अंश बोल पड़ा, अब आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। मेरी माँ ने कितने दिन और कितनी रातें आपकी वजह से रो रो कर गुजारी है, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अब आप माफ़ी मांग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हमारी माफ़ी के बिल्कुल भी हकदार नहीं हैं। इतने सालों तक हमने बिना आपके सहारे के अकेले अपने दम पर जिंदगी जी है, आगे भी जी लेंगे। अब आप कारोबार संभालने की बात कर रहे हैं, जबकि पहले आपने ही सारा कारोबार चौपट कर दिया था। यह शोरूम बंद होने के कगार पर आ पहुंचा था। आप यहाँ से जाइए। हम दोनों की जिंदगी में अब आपकी कोई जगह नहीं है। अंश की इन कड़वी पर सच बातों को सुनकर मेरा दिल बैठ गया और मैंने हताश कदमों व टूटे दिल से वापस लौटने के लिए कदम बढ़ाए थे कि तभी श्वेता बोल पड़ी, अंश बेटा, पापा से ऐसा नहीं कहते। गलतियाँ किससे नहीं होती। पापा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, यही बहुत है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, पर अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी कि आप भविष्य में फ्लोरेंस और हनी से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे और न उनसे मिलने शिलोंग जाएंगे। श्वेता, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन है तो मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि भविष्य में मैं उनसे कोई संबंध नहीं रखूँगा। मैंने उनसे हमेशा हमेशा के लिए अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं। यह सुनकर श्वेता के चेहरे पर संतुष्टि के भाव परिलक्षित हुए। फिर अपनी कुर्सी से उठते हुए उसने मुझसे कहा, यह जगह आपकी है, आप आइए, यहाँ बैठिए। मैं एक बार फिर
श्वेता की अच्छाइयों के सामने नतमस्तक हो गया था। मुझ में एक बार फिर से ज़िंदगी जीने की तमन्ना जाग उठी थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।